स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। मैं माधवी पांडे आपके साथ। रुक करेंगे बिहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित सम्मान समारोह में हीरो एशिया कप 2025 की विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षकों को 10-10 लाख रुपए एवं सपोर्ट स्टाफ को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को खिलाड़ियों तथा सहयोगी स्टाफ के लिए कुल 2 करोड़ 50 लाख रुपए का सांकेतिक चेक भी प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, सपोर्ट स्टाफ को जीत की बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप तस्वीरें भी खिंचवाई है। ज्ञातव्य है कि राजगीर खेल परिसर स्थित राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के हॉकी स्टेडियम में पुरुष हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक किया गया। इस प्रतियोगिता में 8 प्रमुख एशियाई टीमों ने भाग लिया था। कार्यक्रम के दौरान भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि इस सम्मान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूं। नीतीश कुमार जी का खेल के प्रति प्रेम और लगाव के लिए हम सभी अपना आभार व्यक्त करते हैं। बिहार के लोगों में हॉकी खेल के प्रति जुनून है, इसे हम लोगों ने महसूस किया है। पूरी टीम की तरफ से और पूरी हॉकी इंडिया की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आपने स्पोर्ट्स प्रति जो आपका पैशन है, जो आपका प्यार है और इतना बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं आप। पहले महिला का टूर्नामेंट करवाया और अभी रिसेंटली जो एशिया कप मेंस ने खेला है और दोनों टीमें जीती हैं। सारा क्रेडिट सर आपको जाता है कि आपने बिहार में आगे सर बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का जो क्राउड है, यहाँ की जो सपोर्ट है बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पूरे लोगों का जो प्यार है आपके प्रति वो दिख रहा था पूरे टूर्नामेंट में। एंड हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप हॉकी को सपोर्ट करते रहें और राजगीर में और मैचेस देखने को मिले हमें। तो हम यही थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तारामंडल में आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी बस को हरी झंडी दिखाकर राज्य में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्श बस सेवा का शुभारंभ किया है। ये बस बिहार के सभी क्षेत्रों में जाकर छात्र छात्राओं को विज्ञान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया है। इसके तहत तारामंडल पटना में एस्ट्रो पार्क के निर्माण कार्य का शुभारंभ एवं स्मारिका बिक्री केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है। साथ ही बिहार काउंसिलिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना एंड बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के संयुक्त तत्वाधान में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत एमटेक पाठ्यक्रम का बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर पटना में शुभारंभ किया गया है। आज के कार्यक्रम में तारामंडल पटना में टेलीस्कोप सहित ऑब्जर्वरी डोम के निर्माण हेतु बिहार काउंसिलिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिसर के बीच समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ है। साथ ही तारामंडल पटना में इंटर्नशिप पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शिलापट अनावरण कर वर्चुअल रियलिटी थिएटर का उद्घाटन भी किया है। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रियलिटी थिएटर के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है और वहां बैठकर इसका अवलोकन भी किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बिहार अधिकार यात्रा को लेकर आज सहरसा पहुंच गए हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है और इस दौरान तेजस्वी यादव ने स्थानीय स्टेडियम के समीप नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वोट लेने की बारी आती है तो मोदी जी बिहार का दौरा करने लगते हैं और विकास गुजरात में करते हैं। वहीं उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी।
जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू पर अब जमकर बरसे हैं। पीके ने मंगल पांडे के फ्लैट मामले में फिर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपए साल 2019 से बीच के दौरान जमा किए गए थे। ये बताया कि अगर आपके पास इतना पैसा था तो दिलीप जायसवाल से कर्ज क्यों लिया। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी घेरा है। बोले कि सम्राट चौधरी नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं, सदानंद सिंह मर्डर केस में आरोपी हैं और फर्जी उम्र का सर्टिफिकेट बनाकर जेल से बाहर निकले हैं। चुनावी हलफनामे में उम्र और डिग्री को लेकर दी गलत जानकारियां और जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर भी वो बरसे हैं। और पीके बोले हैं कि नीतीश कुमार के दाहिने हाथ अशोक चौधरी बिहार के भ्रष्टतम नेता हैं। 2021 में अपने पीए के नाम पर पटना के विक्रम में 23 कट्टा बेनामी जमीन खरीदकर अपनी बेटी के नाम करवाया गया है और अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अर्जित किया है। बेटी के एंगेजमेंट के बाद मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से सैकड़ों करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी गई है। वहीं ट्रस्ट के सदस्य जियालाल आर्या और अनीता कुणाल जैसे लोगों को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर भी पलटवार किया है और वो बोले हैं कि संजय जायसवाल ने 10 सालों तक अपने पेट्रोल पंप के कारण फ्लाईओवर नहीं बनने दिया। फर्जी बिल और नगर निगम की गाड़ियों के बिल के नाम पर पेट्रोल चोरी और भ्रष्टाचार किया है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि 7 जन में भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। रुक करेंगे झारखंड का। 19 सितंबर से शुरू सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से भारतीय सेना की पूर्वी कमान की ओर से प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी ईस्टेक का 4था संस्करण रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम परिसर में आज भी जारी है। 3 दिनों तक चलने वाले ईस्टेक सिंपोजियम 2025 कार्यक्रम के पहले दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है, जहां मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत सेना के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बीते कल रक्षा क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य में रक्षा सेक्टर को बढ़ावा देने पर अपनी तरफ से पूरा भरोसा दिलाते हुए ये कहा है कि झारखंड में रक्षा क्षेत्र के उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मिलजुल कर प्रयास करने से डिफेंस से जुड़े इंडस्ट्री सेक्टर में नए आयाम भी जोड़े जा सकते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि भारतीय सशस्त्र सेना के रक्षा प्रमुख आज हमारे बीच हैं, यहाँ उपस्थित हैं। एमएसएमई के क्षेत्र में भी इनके द्वारा किया जा रहा प्रयास एक सकारात्मक पहल है। बताते ये भी चलें कि सीएम और राज्यपाल सहित कई गणमान्य ने डिफेंस एक्सपो का अवलोकन भी किया। ये अपने आप में एक अलग तरीके का पहल है, जहां हम एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। डिफेंस में जो भी चीजें बनती हैं और उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, वो लगभग रॉ मटेरियल इस राज्य में सभी प्रकार के हैं। यहां तक कि परमाणु बम भी बनाना हो तो यूरेनियम भी हमारे राज्य में उपलब्ध है और ये पोटेंशियल है इस राज्य में। उद्योग बहुत बेहतर और खूबसूरत तरीके से यहां पनते हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन कतिपय नीति कभी कभी ऐसी आती है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें खत्म भी होने लगती हैं। ये नया पहल है। इस पहल में सरकार पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत लोगों को पता है कि उद्योग लगाने का जो मदर फैक्ट्री है वो हमारे ही राज्य में है, जिसको हम एचएससी कहते हैं।
झारखंड में आज सुबह से ही कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है, जिसे लेकर रेल और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी क्रम में रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई। इसी बीच आपको बता दें कि चाईबासा जिले में कुर्मी, महतो और अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने को लेकर रेल टेका डहर छेका आंदोलन के खिलाफ बीते कल कोल्हान आदिवासी एकता मंच की ओर से बाइक रैली निकालकर सांकेतिक विरोध जताया गया था। इस आक्रोश बाइक रैली में सैकड़ों बाइक पर आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए और कुर्मी, महतो एवं आदिवासी सांसद विधायकों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके साथ ही कुर्मी, महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग का समर्थन करने वाले सांसद, विधायक सहित राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के प्रति मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए कोल्हान आदिवासी एकता मंच ने चेतावनी देते हुए सांसद और विधायकों को 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और अब तक उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी भी वो कर रहे हैं। झारखंड में कुर्मी समाज का रेल टेका डहर छेका आंदोलन के तहत बोकारो जिले के चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक को बाधित कर दिया है। वे अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर डटे हुए हैं। कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देना और कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने निषेधाज्ञा भी लागू की है और रेलवे पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन आंदोलनकारियों पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। इस आंदोलन के कारण कई ट्रेनों को प्रभावित होना पड़ा है और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बोकारो के एसडीओ आंदोलनकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अपने शीर्ष नेताओं के आने का इंतजार कर रहे हैं। आंदोलन की प्रमुख मांगे हैं कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना और कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बैठक में आयोजित रांची के स्टेट गेस्ट हाउस मोराबादी में किया गया है और इस बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत कमेटी पर्यवेक्षक तथा अर्बन लोकल बॉडी यानी यूएलबी पर्यवेक्षक शामिल हुए हैं। इस दौरान झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत कमेटी और अर्बन लोकल बॉडी संगठनात्मक दृष्टि से बेहद अहम है। इसके साथ नगर निगम चुनाव को देखते हुए पार्टी की प्राथमिकता इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाना है। उन्होंने यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला अध्यक्ष ये सुनिश्चित करें कि कनेक्ट सेंटर को सभी आवश्यक प्रतियां और सूचनाएं भेजी जाएं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पार्टी द्वारा आगामी अक्टूबर महीने तक ग्राम पंचायतों में झंडा लगाना, कनेक्ट सेंटर को सूचना देना और प्रमाण पत्र वितरण का कार्य पूरा कर लिया जाए, तो वहीं महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग की उपस्थिति संगठनात्मक गतिविधियों में बढ़ाई जाए। नक्सलियों के विरुद्ध झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त कार्यवाही के तहत इस वर्ष 29 नक्सलियों को ढेर होने पर झारखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अनुराग गुप्ता ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से विस्तार में बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने राज्य को दिसंबर 2025 तक नक्सल मुक्त कराने का दावा भी किया है। आप भी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। झारखंड में नक्सल के खिलाफ जो अभियान चलाया गया वो राज्यव्यापी अभियान, उसमें अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाल ही में हासिल हुई झारखंड पुलिस को, सुरक्षा बलों को। करोड़ों के देखा जाए तो नक्सलियों को मार गिराया गया। अब झारखंड में 58 इनामी नक्सलों में सिर्फ 49 नक्सली ही रह गए हैं। इसी कड़ी पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है झारखंड पुलिस के मुखिया महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता। बहुत बहुत बधाइयां जो आपके नेतृत्व में जो कार्रवाई हुई है नक्सल विरोधी अभियान के तहत और इतनी बड़ी सफलता मिली है। जो 3 नक्सली हाल ही में मारे गए, उन पर क्या कहेंगे, कैसे आपने ये मुमकिन किया? देखिए, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो एक बहुत अच्छी है। दूसरा, हमारी जो फोर्सेस हैं उनका बहुत मनोबल हाई है, क्योंकि हम लोगों ने इस साल करीब 29 नक्सलियों को मार गिराया 8 महीने में। तो ऑलमोस्ट 4 पर मंथ, हर हफ्ते में एक नक्सली मारा जा रहा है झारखंड में। इसके चलते बड़े पैमाने पे ये लोग सरेंडर भी कर रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। तो एक प्रयास है, कंबाइंड प्रयास है। राज्य सरकार की जो पॉलिसी है
जी सर, आपने बड़ी बात कही और इसी बात पर मैं जानना चाहूंगी कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक जो कार्रवाई हुई है, इस पर आपने एक आयोजन बैठक में जानकारी भी दी, जिससे पता चला कि 28 से 29 लगभग जो नक्सली मारे गए, उसमें 11 इनामी नक्सली थे जो मारे गए। इसके अलावा सर, आपने जिस तरीके से कार्रवाई की, उसमें कई नक्सल जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसा पहले बहुत कम, या यूं कह लीजिए कि होता नहीं था कि नक्सल के अंदर इतना खौफ हो पुलिस का कि वो आत्मसमर्पण करे, और बड़ी संख्या में लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो आखिर क्या राज है जो इतना ज्यादा खौफ नक्सल में आ रहा है? मैं इसका पूरा क्रेडिट नहीं लूंगा। इस पे दो बातें। एक तो हमारा जो लगभग 20 साल की लड़ाई है वो आज निर्णायक मोड़ पे आ चुकी है। आज नक्सलवाद झारखंड में लगभग समाप्त है, 99% समाप्त है। पूरे राज्य के मात्र एक जिले के एक जंगल, सरंडा जंगल तक ये लोग सीमित रह गया। हमारा जो उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र है, जो हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो या फिर पारसनाथ का क्षेत्र, वो पूरी तरह से आज साफ हो चुका है, क्लियर। अब हमारा जो छोटा मोटा समस्या है वो सिर्फ चतरा के सरंडा जंगल तक सीमित है। वहां भी हमने बड़ी संख्या में बलों का वहां पे डिप्लॉयमेंट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो समय लगे, लेकिन 2025 के अंत होने से पूर्व हम इन लोगों का खात्मा कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, क्या लगता है आपको, पर्याप्त आंकड़े हैं या फिर जो आंकड़े कम बताए जाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है, तो क्या चुनौतियां काफी ज्यादा आती हैं बाकी सभी अपराध को लेकर नियंत्रण करने के लिए भी राज्य स्तर पर? आंकड़े मतलब देखिए, आइडियल सिचुएशन कभी नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे बल बहुत कम है। देखिए, हमारे पास में जिला पुलिस है, हमारे पास में जैप की बटालियंस है, हमारे पास में IRB की बटालियंस है, हमारे पास झारखंड जगुआर है, हमारे पास में ATS है। इसके अलावा हमारे पास में बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRP और ये SSB, ये भी हमारे पास में है। तो बल की कमी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, रिक्तियां हैं कुछ। अभी कुछ दिनों से बहाली होगी अभी, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग की जो रिक्तियां भर जाएंगी तो फिर हम लोग और कारगर हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इसी तरह जो सर ने दावे किए हैं, आगे भी झारखंड पुलिस और पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में जो दावे किए जा रहे हैं, 2025 के अंत तक नक्सल मुक्त झारखंड हो जाएगा। इसमें उन्हें कामयाबी मिले। देखना होगा किस तरह उनकी कार्रवाई का ये नतीजा हमारे सामने आता है। प्रवर्तन निदेशालय झारखंड ने 521 करोड़ की ठगी के आरोपी चिटफंड कंपनी मैक्सिजोन के अंतर्राज्यीय ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक इस कंपनी का निदेशक चंद्रभूषण सिंह अपना नाम बदलकर दीपक सिंह के रूप में नोएडा में रह रहा था, जिसे पिछले ही हफ्ते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला चंद्रभूषण सिंह के खिलाफ अब कार्यवाही और तेज कर दी गई है। रांची में हुई छापेमारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड, चेक बुक, ठगी से संबंधित हिसाब किताब आदि अब तक जब्त किए जा चुके हैं। फिलहाल की कार्यवाही में ये भी सामने आया है कि आरोपी चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह ने मैक्सिजोन नामक कंपनी का निबंधन जमशेदपुर के पते पर कराया था, जिसमें लोगों को कम समय में ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर उन्होंने लोगों से 521 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। सूचना मिली है कि आरोपी के खिलाफ जमशेदपुर में 3 प्राथमिकी दर्ज है और इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में भी इस कंपनी के खिलाफ ठगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। उधर ईडी ने जमशेदपुर में कंपनी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी थी और इसके बाद इसी महीने के 16 सितंबर से कंपनी के झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ठिकानों पर रेड की गई। इस दौरान ठगी से संबंधित कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बोकारो के कसमार प्रखंड में 2 कनीय अभियंताओं को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान आशीष कुमार गोमिया और राजीव रंजन डॉल्टनगंज के रूप में की गई है और दोनों अभियंता आम बागवानी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों से रिश्वत मांग रहे थे। मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी, जिससे मजदूर काफ़ी परेशान हो गए थे। इसकी सूचना जब ACB को मिली तो उन्होंने जाल बिछाकर दोनों अभियंताओं को गिरफ्तार कर लिया। ACB की टीम ने दोनों आरोपियों को धनबाद ले जाकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 19 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्रमुख मांगों के पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए प्रदेशव्यापी हड़ताल समाप्त करने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब सभी NHM कर्मचारी पुनः कार्य पर लौटेंगे और मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य हित में लिया गया ये एक सराहनीय कदम है।
रायपुर 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने 8 सूत्री मांगों को लेकर नवा रायपुर तूता धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी और जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन दिया है और कहा कि अगर हमारी मूलभूत और 8 मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को दीपावली के पहले पूरा नहीं किया गया तो वो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। अतः सरकार उनकी 8 सूत्री मांगों पर ध्यान दे और पूरा करे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको सरकार पर भरोसा है कि उनकी मांगों को जरूर पूरा किया जाएगा और दीपावली भी उनकी अच्छे से मनेगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक सीपी जोशी ने कहा कि आज दुनिया को कोई युवा देश है तो वो भारत है। हमारी युवा शक्ति और इस देश की प्रचुर संभावनाओं को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अनेक कार्यक्रमों की रचना कर आने वाले 3 महीनों में इन्हें पूरा किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के निमित्त विशेषकर महिला और युवा उद्यमियों के लिए सम्मेलन से लेकर अनेक कार्यक्रम तय किए गए हैं। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा करेगा। त्योहारों के मौसम में अक्सर ट्रेनों में भीड़ देखी जाती है और अव्यवस्था से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इस बार यात्रियों को राहत मिलने वाली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने फेस्टिवल सीजन को देखते हुए खास तैयारियां की है। रायपुर डीआरएम दयानंद के निर्देश पर 6 नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि यात्रियों को सफर में परेशानी न हो और वे समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच सके। डीआरएम दयानंद ने बताया कि पूरे देश में इस बार 78 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 6 विशेष गाड़ियां चलाई हैं। इन ट्रेनों की लगातार मॉनिटरिंग होती रहेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मी लगातार 33वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने कोंडागांव में तिरंगा बाइक मनोकामना रैली का आयोजन किया है। रैली डीएनके कॉलोनी धरना स्थल से शुरू होकर बाजार पारा होते हुए NH30 से महाकालेश्वर शिवम शिवानंद आश्रम शिव मंदिर कोपा बेड़ा तक पहुंची है, जहां भगवान भोलेनाथ को श्रीफल और फूल माला अर्पित कर नियमितीकरण की मनोकामना की गई है। जसपुर जिले के चौकी पंडारा पाट क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 19 वर्षीय युवक अरुण यादव ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसाकर घर से भगा लिया है। बालिका की मां ने 14 सितंबर को चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया है कि उसकी बेटी स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और मुखबिर व परिजनों की मदद से पता चला है कि बालिका आरोपी के घर पर ही मौजूद है। जसपुर जिले के फरसाबहार क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी होने को है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने धौरा सांड से दाइजबहार मार्ग पर ईम नदी पर उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 9 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। पुल निर्माण की स्वीकृति की खबर मिलते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है और गांव-गांव में बाजे गाजे के साथ जश्न मनाया गया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट शोर गद्दी छोड़ यात्रा का आयोजन किया गया है और इस यात्रा में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए हैं। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। वहीं शहर के तुलसी चौक पर आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मंच से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों की जमकर आलोचना की है।
देश की रॉयल फैमिली में शुमार सिंधिया राज परिवार का 40,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद जल्द ही हल होने की उम्मीद की जा रही है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने सिंधिया परिवार के सभी पक्षों को 90 दिन में आपसी सहमति से विवाद को सुलझाने के लिए कहा है। ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार की संपत्ति को लेकर 2 दशक से ज्यादा समय से विवाद कोर्ट में चल रहा है और पहले इसमें माधवराव सिंधिया पक्षकार थे, तो वहीं उनके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस केस को लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ ने सभी पक्षों को आदेश दिया है कि ज्योतिरादित्य, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे आपसी सहमति से विवाद को सुलझा लें। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।